हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज पलक शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया कॉन्सेंट्रेशन, देन आपका हो जाता है टेम्परेचर, देन आपका हो जाता है प्रेशर एंड देन योर कैटलिस्ट। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और आपके कैटलिस्ट के ऊपर। प्रेशर को हम लोग सिर्फ हल्का बहुत ही डील करेंगे, बट बेसिकली हम लोग इन तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट हमारा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ हमारे पास में रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अगर मैंने एक बकेट के अंदर अपना रिएक्टेंट लिया हुआ है थोड़े स्मॉल अमाउंट में, तो आपको पता है स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे अगर मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कम है तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारी जो रिएक्शन है उसका रेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। बट अगर मैं इस बकेट के अंदर अपने बहुत सारे रिएक्टेंट डाल दूँ तो ज़्यादा मोल हमें मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ हमारा जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, रेट हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग एक काम कह सकते हैं, एक बहुत ही जनरल हम लोग जो कह सकते हैं वो ये है कि जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज होता चला जा रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन से हमने देखा। अब ये किस तरीके से चेंज हो रहा है रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, जब हम उस चीज़ को एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ, या फिर उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से हम लोग डेराइव करते हैं वो चीज़ हम अभी देखेंगे वीडियो के अंदर। बट आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ में चेंज होता चला जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल हमारी ऑब्जर्वेशन है। जैसे आप कम रखेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट तो कम आपकी रिएक्शन होगी, ज़्यादा रिएक्टेंट रखेंगे तो ज़्यादा आपकी रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन को निकालने का तरीका। सो आइए अब हम लोग देखते हैं रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ निकालने का तरीका। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन मान ली जिसमें मेरे अंदर ए के मोल्स हैं ए, बी के मोल्स हैं बी। यहाँ पर हमारे क्या कर रहे हैं, ए और बी आपस में रिएक्ट करके हमको सी एंड डी प्रोडक्ट देते हैं। तो हमने अगर ए के ए मोल्स ले रखे और बी के बी मोल्स लिए हुए, यहाँ पर हमने सी के सी मोल्स हमें मिले और डी के हमारे पास में आए डी मोल्स निकल करके। तो अब इस रिएक्शन के लिए हमको लिखना है रेट एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट। तो ये बहुत ही जनरल रिएक्शन हम लोगों ने ली है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही। अगर मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बात करी तो मैंने आपसे कहा था रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रेट होगा कम, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट होगा ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। बट हम क्या करेंगे, हम एक और चीज़ अपनी ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट लेकिन क्या होता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर पावर से हम लोग रेज्ड करते हैं तब जाके हमें ये मिल पाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा रेट है, यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट है ए और बी, तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए बी के, और यहाँ पर ए की पावर है एक्स, बी की पावर है वाई। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो हमारे x और y हैं वो इन a और b के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कि ये इसके इक्वल होंगे तो बच्चे डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को अवॉइड करनी है। x और y a और b के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये हम लोग बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास में रेट निकल के आया कि क्या होगा हमारे पास में a रेज टू द सम पावर एंड b रेज टू द सम पावर। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिखूं तो आप लोग इस तरीके से कह सकते हो कि जो हमारा रेट है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ d, जितना चेंज हमारी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में आया अपॉन कितना चेंज हमारी टाइम के रेस्पेक्ट में आया। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाई थी, तो अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी तो आप एक बार उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेट को लिख लिया माइनस dr/dt। अब हमने क्या किया, क्योंकि मैंने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हम एक कांस्टेंट ले लेंगे k।
तो k आपने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा, देन आपका a⁻x b⁻y। तो यहाँ से जो कैच करने वाली बात वो यही है कि आपका जो x और y है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, और यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा गलती ना करें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि आपके x और y किस तरीके से निकल के आते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे टेबल के थ्रू, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो आइए अब हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा रेट एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट किस तरीके से वेरी करता है। तो यहाँ से आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाएगी जो मैंने आप लोगों से कहा था कि रेट इज इक्वल टू k ax by। तो अब हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग x और y को किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास में एक रिएक्शन है जिसमें हमारे 2 मोल्स हैं NO के जो कि रिएक्ट कर रहे हैं O2 के साथ में, और हमें दे रहे हैं 2 मोल्स NO2 के। हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास में टोटली एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पर हमारी इनिशियल NO की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.30। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन आपकी मोल्स पर लीटर के इन्वर्स दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन NO की गिवन है, O2 की गिवन है, ये हमारी O2 की कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमारी NO की कॉन्सेंट्रेशन है, एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या रेट निकल करके आता है वो हमें गिवन है। तो अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेरी इनिशियली NO की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.30, देन हमारे O2 की कॉन्सेंट्रेशन हुई 0.30, रेट हमारा 0.096 निकल के आता है। फिर हमने सिमिलरली एक हमारा ये सेकंड डेटा है, और ये हमारा थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा फोर्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, सबसे पहले हम लोग NO के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने NO को डबल किया, यहाँ पर हमारा इनिशियली NO था 0.30, मैंने उसको चेंज कर दिया किसमें, 0.60 के अंदर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास में 2 टाइम्स का चेंज हमने किसमें किया, NO के अंदर किया। तो हमारे पास में जो रेट का चेंज आया इनिशियली इस टाइम पर रेट मेरा 0.096 था, देन हमारा रेट इंक्रीज होकर के 0.384 हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा 4 टाइम्स चेंज हुआ। आप देख सकते हो 0.096 इंटू 4, आप लोगों को पता चलेगा 0.384। तो हमने देखा कि जब हमने इसको 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो ये हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी चीज़ को A को 2A कर रही हूँ और हमारे पास में रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रेट क्या हो रहा है, A के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अगर A के अंदर हम लोग 2 का चेंज करेंगे तो रेट क्या होगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने देखी कि जो हमारे NO की कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर रेट हमारा स्क्वायर में डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन भी लिखते जाएंगे साथ साथ। रेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिखेंगे कांस्टेंट K, NO की हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन। आपने देखा NO ओवर डबल रेट हो गया 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, NO के स्क्वायर पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर NO 4 टाइम्स होगा तो रेट हमारा 16 टाइम्स हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हम O2 के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमारे O2 की कॉन्सेंट्रेशन हमने कांस्टेंट ली थी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को छोड़ देते हैं, इस पे आते हैं, क्योंकि आपका रेट निकालने का जो तरीका है, अगर आपको एक के ऊपर डिपेंडेंसी निकालनी है तो आपको दूसरे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी आपको पहले वाले की डिपेंडेंसी समझ में आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0.30 O2 को कांस्टेंट लिया था, हमने NO की डिपेंडेंसी देखी। अब हम क्या कर रहे हैं, NO को कांस्टेंट लेंगे और O2 की डिपेंडेंसी देखेंगे। तो इसको आप भूल जाइए अभी के लिए, यहाँ पर आते हैं। NO हमारा इनिशियली 0.30 था, NO हमारा बाद में भी क्या हो गया, 0.30 हो गया। O2 के अंदर हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया O2 को। तो आप देखोगे कि ये भी हमारा 2 टाइम्स चेंज हुआ। मतलब क्या है, अगर मैं A को 2 टाइम्स कर रही हूँ एक में, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि वो O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी हमारी कोई भी पावर नहीं आएगी। तो ये आपने क्या कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लिया NO और O2 के टर्म्स में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेट हमारे पास में किस तरीके से ये चीज़ निकल करके आई। सिमिलरली हम लोग और चीज़ों के लिए भी एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं, बट आप लोगों ने आई होप अगर ये समझ लिया तो बाकी चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। इसमें क्या किया था हमने NO प्लस O2 की रिएक्शन करा के NO2 बनाया था। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, ये चीज़ हमने करी थी। इसके रेट किस तरीके से निकल करके आया, हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि जो रेट है वो NO के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है। NO के ऊपर डिपेंडेंसी देखने के लिए हमने O2 को रखा था कांस्टेंट, और जब आपने देखा कि हमारा NO अगर मैंने डबल कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ NO कर दिया, तो रिएक्ट और O2 उस टाइम पे क्या था, बिल्कुल कांस्टेंट था।
तो हमारे रिएक्शन के अंदर क्या चेंज आए थे, जो हमारा रेट था वो 4 टाइम्स हो गया था। ये चीज़ हमने देखी थी। इससे हमने क्या कहा था कि अगर मैं NO2 को डबल कर रही हूँ, रेट हमारा 4 टाइम्स हो रहा है, तो डायरेक्टली मतलब है कि रेट हमारा 2 के स्क्वायर पे चेंज हो रहा है, या मैं कहूँ कि NO के स्क्वायर पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से देखूँ कि अगर मैं अगर मैंने NO को कांस्टेंट रखा था सेकंड केस के अंदर और O2 को डबल किया था, तो हमने देखा था कि रेट के अंदर हमारे क्या चेंज आए थे, रेट भी हमारा डबल हो गया था। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि O2 के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इन दोनों केसेस को हमने देखा था और यहाँ से हमने डायरेक्टली बोला था कि रेट हमारा K टाइम्स NO का स्क्वायर O2 का कांस्टेंट रहा था। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। इस चीज़ के अगर मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूँ तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, माइनस dR/dt इज इक्वल टू K टाइम्स NO का स्क्वायर O2 का कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो मेन कैच है वो क्या है कि ये तो हमारा बहुत ही कोइंसिडेंटली हमने देखा, तो हमारा जो ये आ रहा है x और y की वैल्यू वो a और b के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या सोचा होगा कि हमारे जो x और y की वैल्यू है वो a और b के इक्वल आएगी हर केस में, बट ऐसा नहीं होता हर केस में। अगर मैं इस एग्जाम्पल को छोड़ दूँ, हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने क्या किया, CHCl3 को Cl2 के साथ रिएक्ट कराया, CCl4 प्लस HCl मिला। यहाँ पे जब हमने रेट निकाला एक्सपेरिमेंटली तो हमने देखा कि जो हमारा रेट है वो क्या निकल रहा है, CHCl3 की 1 पावर और Cl2 की हाफ पावर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि CHCl3 की 1 पावर, Cl2 की हाफ पावर। बट अगर मैं इसमें देखूँ तो CHCl3 के 1 मोल है, Cl2 का भी हमारा 1 मोल है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट है वो A और B के इक्वल नहीं आया। सिमिलरली आप इस वाली इक्वेशन में देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि CH3COO C2H5 प्लस हमने वाटर में एडिशन कराया, CH3COH प्लस C2H5OH बना। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसकी तरह लिखती तो मैं तो कहती कि हमारे पास में रेट क्या आएगा, रेट आ जाएगा K CH3COO C2H5 रेज टू द पावर 1 H2O रेज टू द पावर 1। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे और देखते हैं कि H2 के ऊपर हमारा रिएक्शन की रेट डिपेंड ही नहीं करता। तो ये चीज़ से हम लोग क्या इन्फर करेंगे कि जो हमारे X और Y की वैल्यू है वो A और B के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आपको सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ेंगी। आई होप कि यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के बारे में। तो चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। सो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हमने अभी रेट एक्सप्रेशन से समझा कि हमारे पास में जो रेट आएगा वो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, अगर मैंने A प्लस B को मिला के C प्लस D बनाया तो हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट्स के ऊपर। तो रिएक्टेंट की पावर हम लोग यहाँ पर कुछ लेते हैं जो कि हमारी इन मोल्स के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो एक बार आपने रेट निकाल लिया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, ऑर्डर हमारे पास में हो जाएगा जो भी आपने पावर यहाँ पर लिखी है उनका सम। तो x प्लस वाई हमारे पास में किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर दे देता है। अब ये जो ऑर्डर है वो आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, कोई फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है। ये हमारा ऑर्डर मतलब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले सकता है, बट कभी भी हमारा ऑर्डर क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 ऑर्डर का क्या मतलब है, अब एक बारी वो समझ लेते हैं। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हमारी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर मैं लिखूँ रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स A की पावर 0 B की पावर 0। अगर आप यहाँ पर x और y का सम करोगे 0 प्लस 0 तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो हमारे पास में 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी की भी पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो 1 आ जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू K। आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना भी चेंज कर लें, रेट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। किसके अंदर, जब हमारी एक 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी रिएक्शंस का 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई, आपकी 1 ऑर्डर रिएक्शन हो गई, 2 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके एक फॉर्मूला निकालेंगे जो कि हमें बताता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने के लिए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम
एक बार क्या करते हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड और रेट ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड, तो हमें ये 2 चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो आइए अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, वहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखेंगे वो क्या है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन का, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली हमारा डिपेंड करता है इन एक्स और वाई की वैल्यू के ऊपर। ये हमारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ये हम लोग अभी देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रेट निकालना है। आपको रेट दिया हुआ है, आप लोगों को ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एक्स बी रेज टू द पावर वाई से, तो यहाँ से आप देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, हाफ आ जाएगी, एंड y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग ऑर्डर निकालेंगे x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3/2, एंड आप लोग इसको देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4/2, एंड दैट इज इक्वल टू 2। आप देख रहे हो कि ऑर्डर हमारे पास में क्या आया, 2 निकल करके आया। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या हो जाएगी, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकल करके आती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ऑर्डर निकाला, हमें रेट एक्सप्रेशन गिवन था। ऑर्डर हमेशा हमारा इस x और y की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो ऑर्डर आपका एक कांस्टेंट ही निकल करके आएगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप डायरेक्टली बोलोगे कि ऑर्डर हमारा 2 होगा। आपको डिपेंड नहीं करता कि आपके a और b की कितनी कंसंट्रेशन आपने ली थी। तो मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सेकंड हम लोग इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। एक बार आप खुद इसका ऑर्डर निकालने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो हमारे पास में इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या निकल कर के आएगा, 3/2 प्लस -1, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2, 3 - 1, ये हो जाएगा 2/2, एंड ये हमारे पास में 3/2, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 1/2, ठीक है, क्योंकि आप एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास में हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास में निकल करके आती है हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो ऑर्डर रहा वो किसके ऊपर डिपेंड करा, x के ऊपर और y के ऊपर। आपकी इन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर कुछ देखते हैं कि हमारी रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, कितने टाइप में हम अपनी रिएक्शंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आइए हम अब लोग उसको देखते हैं। सो आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास में इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले तो हमारे पास में 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं। पहली होती है हमारे पास में एलिमेंट्री रिएक्शन। तो पहले समझते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो कि आपकी एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाए। ऐसी रिएक्शन जो आपकी 1 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि मैंने डायरेक्टली बोला कि ए हमारा बी में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जो एक स्टेप में कन्वर्ट हो गई। सेकेंड हमारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारे ज़्यादा टाइप्स लग रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन तो एक स्टेप में कन्वर्ट हो गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आपके सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन से मेरा क्या मतलब है कि आप जो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर आपने बोला अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ए से बी की तरफ नहीं जा रहे, या तो आप पहले ए से सी की तरफ गए होगे, देन आप सी से डी की तरफ गए होगे, देन आप डी से बी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपने पीछे पीछे काफ़ी सारे प्रोसेस किए, बट आपने लिखा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए से बी की तरफ जाना, ठीक है। बट आपने क्या किया, थोड़े थोड़े प्रोसेस किए, आपने एक एक स्टेप वाली रिएक्शंस के सीक्वेंस को मिला करके अपनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाई है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आई होप ये 2 टाइप क्लियर हुए होंगे। अब जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। पहली हमारी होती है कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या है कि आपकी रिएक्शन एक एक करके आगे आगे बढ़ रही हो, ठीक है। तो सिमिलर एग्जांपल हमारा कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन का ये है। देखो हमारे पास में ए से बी हमें जाना था, हमने क्या किया, एक एक करके स्टेप बढ़ाए। सबसे पहले हम ए से सी की तरफ गए, देन हम सी से डी की तरफ गए, देन हम डी से बी की तरफ गए। तो ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है, और ये हम कॉन्सेक्यूटिव चल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शंस। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारी होती है रिवर्स रिएक्शन।
रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि अगर मैं ए से बी की तरफ जा सकती हूँ तो मैं बी से ए की तरफ भी जा सकती हूँ। मतलब क्या है, मैंने अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो मैं अपने प्रोडक्ट की हेल्प से रिएक्टेंट को भी बना पाऊँ, तो वो हमारी होती है रिवर्स रिएक्शन। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हमारी होती है साइड रिएक्शंस। साइड रिएक्शंस आपने बहुत बार सुना होता है कि हमारी रिएक्शन के अंदर बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वही हमारा क्या है, साइड रिएक्शन है। देखो साइड रिएक्शन क्या है, अगर मैं नाइट्रेशन करती हूँ फिनॉल का, अगर हमने नाइट्रेशन किया फिनॉल का तो हमारा मेन प्रोडक्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ साथ में मेन प्रोडक्ट के साथ में हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड हमें मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, बट जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल है ये हमारे क्या है, ये हमारे साइड प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे यूज़ के नहीं है, तो इनको हम बाय प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिन रिएक्शन के अंदर हमें ये साइड प्रोडक्ट्स देखने को मिले उन्हें हम बोलते हैं साइड रिएक्शन। एक बार कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर मैंने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ईथेन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ईथेन का हम लोगों ने किया ऑक्सीडेशन और वो कन्वर्ट हो गया CO2 + H2O के अंदर। ठीक है, तो आपको लगेगा कि डायरेक्टली हमने इथेन को कन्वर्ट कर लिया CO2 से H2O के अंदर, बट डायरेक्टली हम लोगों ने इसको नहीं किया। सबसे पहले क्या होगा, ईथेन हमारा या तो मतलब ये डिपेंड करता है कंडीशन वाइज कि ईथेन या तो हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, या हमारा ईथेन पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या हमारा ईथेन पहले एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, देन जा करके हमारे ये प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन का एग्जांपल है कि पहले ईथेन से एसिड बना, देन एसिड से हमारा CO2 + H2O बना, या हम कहें कि पहले ईथेन से हमारा अल्कोहल बना, देन अल्कोहल से हमारा CO2 + H2O बना, या ईथेन से पहले एल्डिहाइड बना, देन हमारा एल्डिहाइड से CO2 + H2O बना। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत सिंपल थे। सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि हमारी एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, देन हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन ले, मतलब कि वो मोर देन वन स्टेप में कन्वर्ट होगी, मोर देन वन स्टेप हमारा ये रिएक्शन लेती है। ठीक है, इसके भी हमने 3 पार्ट्स क्लासीफाई किए। पहला हमारा कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन जिसमें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली नहीं बनता, छोटे छोटे रिएक्शंस में जो कि हमारे सीक्वेंस वाइज चलते जाएंगे उनमें हमारा ये रिएक्शन बनता है। और इसका हमने एग्जांपल देखा कि जब आप ईथेन को ऑक्सीडाइज करोगे CO2 और H2O के अंदर, तो आप देखो कि पहले ईथेन से एसिड बनेगा, देन ये जाएगा, या इस तरीके से हमारा ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस को फॉलो करते हुए हमारा प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। देन हमारी होती है रिवर्स रिएक्शन जिसमें आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकते हो और प्रोडक्ट की हेल्प से आप लोग रिएक्टेंट की तरफ भी आ सकते हैं। देन हमारी होती है साइड रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हमें बाय प्रोडक्ट्स मिल जाए या साइड प्रोडक्ट्स मिल जाए उनको हम बोलते हैं साइड रिएक्शंस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। जो आपके रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट किस तरीके से निकालनी है वो अब हम लोग देखेंगे। तो आइए उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट को। तो यहाँ पर हमारे पास में ये है रेट एक्सप्रेशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने k की वैल्यू को निकालेंगे। तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में रेट अपॉन a⁻x b⁻y। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में k क्या निकल करके आएगा, रेट। यहाँ पर हमारे पास में आएगी रेट की यूनिट अपॉन, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट x + y। और क्योंकि हमारा x + y एक ऑर्डर है और ऑर्डर को हमने मान लिया ऑर्डर इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू x + y, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन की पावर n और रेट इज इक्वल टू k। यहाँ तक हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो रेट आएगा उसकी यूनिट क्या आएगी, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यही दो चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई तो आप इसको निकाल पाएंगे बहुत इजीली। तो रेट हमारे पास में क्या निकल करके आता है, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या आप बोल सकते हो मोल्स पर लीटर इनवर्स। मोल्स पर लीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास में मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर n की क्या यूनिट होगी, तो आप लोग देखो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स रेज़ टू द पावर n, या आप इसको लिख सकते हो मोल्स पर लीटर यहाँ पर होता है, तो मोल लीटर इनवर्स रेज़ टू द पावर n। ये दो चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो k हमारे पास में क्या हो जाएगा, k हो जाएगा हमारे पास में रेट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर n करना है हमें, तो हो जाएगा मोल
लीटर इनवर्स रेज टू द पावर n। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने AXBY को कॉन्सेंट्रेशन ये क्यों लिखा। एक बार फिर से इसको दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। हमने लिखा था A रेज टू द पावर x, B रेज टू द पावर y। तो A भी कॉन्सेंट्रेशन है, B भी कॉन्सेंट्रेशन है। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर x, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर y। या अगर ऐसे भी नहीं क्लियर होता तो हम लोग एक काम करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन छोड़ के यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मोल लीटर इनवर्स। तो क्योंकि इसकी यूनिट भी मोल लीटर इनवर्स में आएगी और उसकी भी मोल लीटर इनवर्स में आएगी, तो मोल पर लीटर रेज टू द पावर x, मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर y। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर रेज टू द पावर x प्लस वाई। और x प्लस वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वो मैंने जनरली माना हुआ है कि हम nth ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा मोल पर लीटर रेज टू द पावर n। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ तक लिख दी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये तो है हमारा एक nth ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। अगर हमें अपनी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता और हम एक जनरल nth ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ये निकल करके आता है। बट हम क्या करेंगे, अब इसकी हेल्प से हम लोग 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 1 ऑर्डर रिएक्शन के लिए और 2 ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे कि हमारे रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या निकल करके आता है। तो अब हमने जो यूनिट्स निकाली रेट कांस्टेंट के लिए, वो हमने एक nth ऑर्डर के लिए निकाली। जब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता था तो हमने जनरल के लिए यहाँ पर कैलकुलेट किया। बट अब हम क्या करेंगे, इसको 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन की। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है कि जो हमारा यहाँ पर n क्या है, n है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारे n की वैल्यू है वो है 0। आप इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन, यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर 0। हमें पता है अगर हम किसी भी चीज़ को रेज टू द पावर 0 करते हैं, अगर मैं बोलूँ a रेज टू द पावर 0, तो वो हमारे पास में 1 निकल करके आ जाएगा। तो सिमिलर चीज़ है कि ये वाली जो चीज़ है ये हमारी 1 हो जाएगी। तो k हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये चीज़ हो गई 1। तो 1 की तो कोई यूनिट है नहीं, तो हमारे पास में 0 ऑर्डर के लिए जो k की वैल्यू निकल करके आएगी वो हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आई होप ये 0 ऑर्डर के लिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमारे पास में यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि n है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर होता है 1। आप क्या करो, इस वाली वैल्यू के अंदर n की वैल्यू को 1 पुट करो। एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हो, इसको एक बार करके देखो तो आपको फर्स्ट ऑर्डर भी आ जाएगा एंड सेकेंड ऑर्डर भी इसी तरीके से आ जाएगा। आइए एक बार देखते हैं। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर 1। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, k मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स। तो मोल से आपका मोल कैंसिल हो जाएंगे, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आपके पास में जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, सेकंड इनवर्स हो जाती है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए क्या थी, 0 ऑर्डर के लिए थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अपने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी देखेंगे। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे n की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2। अब इसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे। तो k हमारे पास में हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन, यहाँ पर आपके पास में जो मोल लीटर इनवर्स है इसकी पावर हम लोग कर देंगे 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो k हमारे पास में आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा मोल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा l रेज टू द पावर -2। ठीक है, तो अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर n होता है। a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n होता है, तो आप इसको क्या लिख लेते हो, a रेज टू द पावर m माइनस n लिख लेते हैं। तो सिमिलर चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। ये हमारा मोल क्या है, a की काम कर रहा है, तो यहाँ पर मोल की पावर है 1, यहाँ पर है मोल की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 - 2 और ये निकल के आ जाएगा मोल -1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये है लीटर। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ, a की वैल्यू को l समझो, तो
तो ये हो जाएगा l की पावर -1 l की पावर -2 इंटू l की पावर -1, ये ऊपर जाएगा माइनस का -2, -1 + 2 हमारे पास में क्या निकल करके आ जाएगा, आप देखो -1 + 2 तो आपके पास में जाएगा l की पावर 1। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड के साथ में नीचे कुछ है नहीं, सेकंड इनवर्स एज इट इज़ आपका नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे k की वैल्यू आ गई किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन nth ऑर्डर का भी समझ में आया किस तरीके से आया। देन हमने इसकी हेल्प से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के लिए अपने k की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसकी टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी पूरी, तो आप एक बार उसको ज़रूर रेफर करिएगा। सो आइए अब हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम लोगों ने देख लिया कि हमारे रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट निकल करके आती है। तो हम लोग यहाँ पर दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि रेट कांस्टेंट गिवन है और साथ में आपको ये यूनिट भी गिवन है। तो आपको बताना है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है। तो पहले अगर हमें रेट कांस्टेंट गिवन होता तो हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, बट अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसकी यूनिट पे फोकस करेंगे। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ देखना है कि इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, डायरेक्टली इसकी यूनिट को देखेंगे और यहाँ से मैच करेंगे एंड आप अपना आंसर निकालेंगे। आप इस यूनिट को देखो, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो पहले से तो मैच नहीं करती क्योंकि यहाँ पर तो लीटर का इनवर्स है, यहाँ पर लीटर की पावर 1 है, यहाँ पर आपके पास में लीटर की पावर 0 है, यहाँ पर लीटर की पावर 1 है। तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आप देखो लीटर की पावर 1 मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अब हम कितना इजीली और कितना डायरेक्टली अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेबल की हेल्प से। सेकंड हमारे पास में यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इस मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स को देखना है। यूनिट है हमारे पास में सेकंड इनवर्स, और अगर आप मैच करोगे टेबल से तो सेकंड इनवर्स यूनिट आपको इसकी नहीं मिलेगी, इसकी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मिलेगी। तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये वाली रिएक्शन क्या है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हमने आज की वीडियो में समझी वो समझ में आई होंगी। आज हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट किया था, हमने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन देखे, रेट लॉ देखा, रेट एक्सप्रेशन देखा, देन हमने यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी फाइंड आउट करी। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बहुत ईजिली बता सकते हैं, हम लोग वहाँ पर आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन को। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।